गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज सी विजिल 21। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सी विजिल है क्या? ये हमारी मैरीटाइम जो बॉर्डर्स हैं, इंडिया के मैरीटाइम जो रीजन है हमारा, जितने भी कोस्ट लाइन है हमारी, उसके ऊपर ये एक्सरसाइज की जाती है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडियन नेवी, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुत सारी एजेंसीज, फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज एक तरह से बॉर्डर को, जो हमारी मैरीटाइम बॉर्डर है, जो कोस्ट लाइन है, उसको सिक्योर करने के लिए एक्सरसाइज करती है, अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रिपरेडनेस को देखने के लिए। ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन करता है इसको? इंडियन नेवी कोऑर्डिनेट करती है। और ये हमारी एंटायर कोस्ट लाइन, सारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का है वहाँ पर, और 13 कोस्टल स्टेट्स को इन्वॉल्व करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका एडिशन है वो 2019 में हुआ था, जनवरी में। और इस बार का, अब ये 21 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2021 है, सी विजिल 21 इज 2021। तो जो नेक्स्ट इसका इशू जो हो रहा है वो बाई एनियल है, तो ये मतलब फर्स्ट इशू 2019 में हुआ था, 2 साल बाद जो हो रहा है ये 2021 में, ये हो रहा है जनवरी में 2021 में। तो ये इसलिए इसका नाम सी विजिल 21 है। ठीक है। तो इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स के जो हैं ऑफिशियल्स, मैरीटाइम एजेंसीज जितनी भी हैं वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस की, होम मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारी यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट्स, और अलग 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 एजेंसीज सेंटर और स्टेट की, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। ठीक है। तो ये जो है हमारे को अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल डिफेंस के ऊपर ध्यान दे सकें। अब ये क्यों की करनी शुरू की गई थी? जब से मुंबई अटैक्स हुए थे तो हमने देखा था कि सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन मैरीटाइम जो हमारा डोमेन है उसमें ठीक नहीं थी। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र करने पड़े थे मुंबई टेरर अटैक्स के टाइम पे। तो इसलिए अब मैरीटाइम सिक्योरिटी को की प्रिपरेडनेस के लिए ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी हो गई है, ताकि हमारे को हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में हमेशा ही पता रहे। ठीक है, रेगुलरली पता रहे हमको। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी शायद के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ मूव कर रहा है। अब के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है कि जहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जो इकोनॉमी है वो डिफरेंट रेट्स पर रिकवर करते हैं। ठीक है। तो एक तरह से अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अमीर जल्दी रिकवर कर जाएंगे और गरीब जो है उनको टाइम लगेगा रिकवर होने में। और ऐसा हमने देखा भी है। कैसे पता लग रहा है हमें कि ऐसा सच में हो रहा है? क्योंकि जब पैसेंजर व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन हमने देखी हैं पिछले कुछ टाइम में, तो उसमें देखने को मिला है कि अक्टूबर से लेके आज तक के टाइम में 4% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है फोर व्हीलर्स में। ठीक है। लेकिन टू व्हीलर्स के जो हमारी हैं, जो टू व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है? 15% की कंट्रैक्शन है, बल्कि मतलब कम हुआ है पहले से एज कम्पेयर टू बिफोर। अब वो रजिस्ट्रेशन कम हो रही है। और जो हमारे फोर व्हीलर्स हैं, जो एक तरह से हमारी जो अपर एंड कंजम्पशन जो हमारे को दिखाते हैं, तो जो पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हैं वो 4% ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं जो है फोर व्हीलर्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि अगर हमारे जो टॉप 10% जो है इंडिया के हाउस होल्ड, अगर वो जो कि हमारी 25 से 30% जो हमारी टोटल इकोनॉमी की डिमांड को देखते हैं, अगर वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी डिमांड को वो एक तरह से बूस्टअप कर देंगे। क्योंकि उन्होंने सेविंग्स करी हैं, जो अमीर लोग हैं उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे सेविंग्स की हैं, तो वो अब स्पेंड कर रहे हैं, वो व्हीकल्स खरीद रहे हैं, वो और चीज़ों में स्पेंड करेंगे जो उन्होंने उस टाइम पर सेविंग्स की हुई थी। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जो हमारे लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो हमारे लोअर इनकम वाले लोग थे, उनको उनका तो अगर परमानेंट लॉस ऑफ इनकम हुआ है तो उनके लिए बहुत टाइम लगेगा उनकी रिकवरी के लिए। ठीक है। तो उनके लिए हमारे को गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये है। और अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोअर इनकम वाले ग्रुप के जो लोग हैं
वो सेविंग्स नहीं करते ज़्यादा, वो ज़्यादा कंजम्पशन में विश्वास करते हैं। उनके पास जैसे जितनी जल्दी पैसा आता है वो उसको उतनी जल्दी स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कंजम्पशन ड्रिवन मेथड्स यूज़ करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए भी एक तरह से हमारे लिए क्या है कि एक बैड साइन है कि अगर उनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो जो डिमांड क्रिएशन नहीं हो पाएगी, तो उससे भी हमारी जो है इकोनॉमी को नुकसान होगा। और अगर अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाएंगी, और कंपटीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो नीचे के प्लेयर्स हैं वो तो बेचारे वाइप आउट हो जाएंगे इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। तो हमारी जो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाएगी जब कंपटीशन ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट्स को कुछ ध्यान देना पड़ेगा ताकि इनकम इनइक्वालिटी की सिचुएशन ना आए। तो चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं, के पी शर्मा ओली जी, उन्होंने कहा है कि वो फॉरेन मिनिस्टर को अपने इंडिया को भेज रहे हैं एक दो दिन में, और वो इंडिया के साथ डिस्कस करेंगे जो काला पानी का जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में डिस्कस करके इंडिया के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये मैप देखो आप, ये यहाँ पर हमारी काली रिवर जाती है, एक तरह से यहाँ पर बनी नहीं हुई है बट आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे मेरे कर्सर जो है इसको घुमा रहा हूँ, ये हमारी एक तरह से महाकाली रिवर जो है वो यहाँ पर जाती है। तो जो उससे वेस्ट का एरिया है एक तरह से सारा, ये तो जो है नेपाल के जो किंग थे वो इंडिया को दे चुके हैं, और उसमें उन्होंने लिखा था कि हम इसको दोबारा कभी क्लेम नहीं करेंगे। और जो इसका आसपास का एरिया है, इसके ऊपर सारा डिस्प्यूट चल रहा है, और नेपाल इज़ सेइंग दैट ये पूरा एरिया ही हमारा है। लेकिन इंडिया जो है वो कहता है कि लिपू लेक तक हमको आज़ादी थी पहले भी ब्रिटिश इंडिया को, और शुरू से ये हमारा एरिया रहा है। तो हाउ कैन यू क्लेम दिस पार्ट टू बी योर्स। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं टॉपिक। ये डिस्प्यूट जो चल रहा है ये बहुत टाइम से ही सॉल्व भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो है नेपाल ने अभी अपनी पार्लियामेंट में इसको मैप को पास करा है, एक रेजोल्यूशन पास किया है, तो जो ये डिस्प्यूट है वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया है। तो सुगौली ट्रीटी की बात करते हैं। सुगौली ट्रीटी जो है, अब बेसिकली थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इंडिया ने अभी रिसेंटली नवंबर 2019 में, जब जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी है उसके मैप्स को हमारी होम मिनिस्ट्री ने न्यू मैप्स बनाए, तो उसके अंदर इस एरिया को, जो कि नेपाल सो कॉल्ड कहता था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया ने उसको अपना एरिया दिखा दिया, इस एरिया को। और कुछ पार्ट जो है वो हमारे जो लद्दाख वाली जो हमारी यूटी है उसका पार्ट दिखा दिया, और कुछ पार्ट हमारे उत्तराखंड का दिखा दिया। तो जो है नेपाल जो है वो इस चीज़ से नाराज़ हो गया और फिर ये सारा डिस्प्यूट शुरू हो गया। ठीक है, तो एनीवेज हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सुगौली ट्रीटी क्या है। 1816 में ये ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, लेकिन इससे पहले जो ये पूरा सतलुज रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक का जो जितना भी टेरिटरी थी, अब सतलुज रिवर यहाँ से जाती है हिमाचल से, आपको पता है, आई मीन तिब्बत से निकलती है, फिर वो हिमाचल में ट्रैवल करके जो है वो जाती है। तो वहाँ से लेके जितना भी एंड तक सिक्किम के आसपास जहाँ पर तीस्ता रिवर जाती है, तो ये पूरा एरिया पहले नेपाल होता था। लेकिन ये एंग्लो नेपालीज वॉर जब हुई तो ये जो नेपाल का जो किंग है वो हार गए इसको, और उन्होंने लिखा कि जितने भी रिवर काली और राप्ती से जो लो लैंड है वो हम जो है ब्रिटिश इंडिया को सीड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो रीजन था ये वाला, जो ये एक तरह से काली रिवर से के जो पास का जितना भी एरिया था सारा, ये एक तरह से काली रिवर से जो वेस्ट साइड का एरिया, ये सारा जो था वो इंडिया को उन्होंने दे दिया, ब्रिटिश इंडिया को आई मीन दे दिया। और ये कहा कि वेस्ट ऑफ काली रिवर से जो जितना भी एरिया है, ना तो हम आई मीन जो उस टाइम के करंट राजा थे, उन्होंने कहा ना तो मैं कभी क्लेम कर सकता हूँ उसको, ना मेरे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो सक्सेसर्स होंगे वो कभी भी जो है वेस्ट जो रिवर काली से जो वेस्ट का रीजन है वो कभी क्लेम नहीं कर सकते, और हम कभी इसका क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो of course this new claim by Nepalese government is also in contravention to this uh, promise that Nepal king uh, indulged with the British government, with the British Indian government. So ये एक तरह से उसकी भी एक नेगेशन है। तो नेपाल जो है वो कह रहा है कि जो महाकाली रिवर है वो काली रिवर ही नहीं है।
ठीक है। तो अब ये महाकाली रिवर की जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो काली रिवर से वेस्ट साइड के एरिया को बोला था नेपाल के किंग ने कि हम कभी क्लेम नहीं करेंगे, तो अब जो नेपाल है वो कहता है नहीं नहीं, जो आप ये महाकाली रिवर है ये काली रिवर ही नहीं है। इंडिया कहता है कि नहीं ये महाकाली रिवर ही जो है यही काली रिवर है, बट नेपाल जो है इसी को ही नेगेट कर रहा है कि नो ये इट्स नॉट काली रिवर, ये महाकाली रिवर दूसरी रिवर है, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है 1870 से लेके वो जो लिपू लेक जो एरिया है वो और काला पानी तक जो है वो एरिया पूरा ब्रिटिश इंडिया को दिखाते थे। तो 1870 से दिखाया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तब नेपाल ने कभी इस पे कुछ बात नहीं बोली। तो लेकिन अब कुछ टाइम से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ये डिस्प्यूट जो है शुरू हो गया। और नेपालीज जो हैं उन्होंने कहा कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ इंडिया में, तो नेपाल के जो किंग थे जंग बहादुर राणा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी अगेंस्ट जो अपराइजिंग हुई इंडिया में। तो जो नेपालगंज और कपिल वस्तु जो एरिया था वो नेपाल को दे दिया गया। लेकिन जो ये वाला एरिया था, जो गढ़वाल और कुमाऊं का जो काला पानी वाला एरिया था, जो ये वाला एरिया था, या जो उत्तराखंड में भी जो गढ़वाल और कुमाऊं का बहुत सारे एरिया जो नेपाल का पहले होता था लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने जीत लिया था, वो एरिया कभी भी नेपाल को वापस नहीं किया गया। तो गढ़वाल और कुमाऊं को तो नहीं अभी वो कहता है नेपाल, बट ऑफ कोर्स दिस एरिया वो कहता है कि दिस इज डिस्प्यूटेड एंड दिस एरिया इज आर्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बातें चल रही हैं, डिस्प्यूट शुरू से चल रहा है ये। और जो इंडिया की जो एक टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बना 1981 में, वो तब से लेकर अलग अलग तरह पर नेगोशिएशन कर रहा है, डिमार्केट कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को। और 2007 में ऑलमोस्ट 182 स्ट्रिप मैप्स जो है हमने बना दिए थे। ऑलमोस्ट 98% जो हमारी बाउंड्री है उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है नेपाल के साथ। बस ये दो एरिया, जो काला पानी और सुस्ता का जो एरिया है, ये वाला एरिया रह गया है। इसके ऊपर डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। और आ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगी हमारे लिए, अगर हम जैसे हमने बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया है, वैसे ही अगर हम इसको रिज़ॉल्व कर लें बिना डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स के या फिर इंटरनेशनल कंसर्न्स का ध्यान ना रखते हुए। मतलब इंटरनेशनल कंसर्न्स कौन है इसमें? चाइना, बिकॉज चाइना इज़ पुशिंग नेपाल टू फ्लेयर अप दिस काला पानी डिस्प्यूट, ठीक है। तो अगर वहाँ पर जो अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है नेपाल में, अगर वो छोड़ दे चाइना के हाथ में खेलना, तो दिस इशू कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व। जब हमने 98% अपनी बाउंड्री को रिजॉल्व कर लिया है, और तो ये जो छोटा सा एरिया रह गया, इसमें इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू बी रिजॉल्व इन एनी टाइम। तो वे फॉरवर्ड में यही है कि डोमेस्टिक कंसर्न्स और जो हमारे इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं इनको छोड़ना पड़ेगा अगर हमको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है। तो जब हमको इंडिया और बांग्लादेश के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे, जब हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, तो इंडिया और नेपाल का तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कोई है ही नहीं उस लेवल का। तो इसको जो रिजॉल्व करना इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो इसको आगे कैसे मूव अहेड होना चाहिए हमें? सबसे पहले तो जो हमने 98% जो बाउंड्री का जो हमने स्ट्रिप मैप्स जो हैं उसको अप्रूव करो फॉर्मली। फिर जो रिमेनिंग डिस्प्यूट्स रह गए हैं, जो हमारे जो काला पानी और सुस्ता वाले, इनको रिजॉल्व करें। फिर पूरी की पूरी इंटायर जो इंडिया नेपाल की बाउंड्री है उसको डिमार्केट किया जाए, और बाउंड्री की मेंटेनेंस के ऊपर हमको आगे फिर जो लास्ट हमारा जो फेज़ होगा उसकी तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक रेडीमेड आंसर मिल गया एक तरह से आपको, ठीक है। बैकग्राउंड पता लग गया, ट्रीटी ऑफ सोगोली पता लग गई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, और फिर वे फॉरवर्ड भी आपको पता लग गया विद अ मैप, ठीक है। तो इसलिए हम चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है वेनेडियम। अब वेनेडियम इज़ अ हार्ड मेटल, एक हार्ड ग्रे कलर का सिल्वर ग्रे मेटल होता है, और ये बाई प्रोडक्ट होता है हमारे आयरन ओर का, ठीक है। वेनेडिफरस मैग्नेटाइट ओर्स, जिसको हम आयरन ओर भी कहते हैं, उसमें से ये निकलता है। और ये किस लिए यूज़ होता है? ताकि जो कि हम स्टील और टाइटेनियम को हार्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो अब अरुणाचल प्रदेश में इसके बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट्स मिले हैं, और पता लगा है कि हाँ, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्राइम प्रोड्यूसर बन सकता है इंडिया का वेनेडियम के लिए, ठीक है? जो कि एक हाई वैल्यू मेटल है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने मैप एक तरह से अभी जो है वो एक्सप्लोर किया है और बताया है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है वो वेनेडियम मैप ऑफ द कंट्री में आ सकता है, और एक तरह से ये यहाँ पर डिपॉजिट्स जो है वो फाइंड किए गए हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखना कि कौन कौन से लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कौन कौन से एरियाज़ में जो है वो अ, ये वेनेडियम के डिपॉजिट्स जो हैं वो उनको मिल रहे हैं, और फिर सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं, फिर पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो एक तरह से यहाँ पर उनको जो है अरुणाचल में जो वेनेडियम के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, ठीक है? अब इंडिया जो है वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और इंडिया जो है वो 4% जो है वो वर्ल्ड वाइड जो वेनेडियम डिपॉजिट्स हैं उसके 4% जो है इंडिया वो कंज्यूम करता है, 2017 की ये फिगर है। चाइना ऑन द कॉन्ट्ररी, चाइना प्रोड्यूसेस 57% ऑफ वर्ल्ड्स वेनेडियम और कंज्यूम करता है 44%, ठीक है? तो लार्जेस्ट डिपॉजिट सबसे ज़्यादा इसके वेनेडियम के कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा चाइना में है, उसके बाद रशिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना, ऑल्सो रीड द एडिटोरियल्स, दे आर वेरी गुड. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.